हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल विभाजन से रिलेटेड बातें करेंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे बंगाल में 18वीं सेंचुरी की वजह धरती है जहाँ से 18वीं शताब्दी की बात करें तो बंगाल वह धरती है जहाँ से अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। हिंदुस्तान में भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्रांतिकारी के तौर पे अगर देखा जाए तो। आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय बंगाल में ही हुआ, बंगाल की धरती में हुआ। और राजनीतिक राष्ट्रवाद का उदय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय, धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत, समाचार पत्र और प्रेस को बढ़ावा, क्षेत्रीय गठन संगठन का उदय, ये सब चला। और साहित्यिक राष्ट्रवाद का उदय देखें, उग्रवाद का केंद्र, पुनर्जागरण की शुरुआत, ये सब बंगाल से ही चल रहा था। बंगाल विभाजन का इतिहास उन घटनाओं में से है जिससे उस उग्र राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन के खिलाफ फैसले का सबसे बड़ा अवसर प्रदान किया। यानी उग्रवाद तब बढ़ना शुरू हुआ जब ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन शुरू कर दिया था। इस वजह से बंगाल विभाजन बढ़ते हुए उग्रवाद का परिणाम था। जो बंगाल विभाजन था वो बढ़ते हुए उग्रवाद का परिणाम था। बंगाल विभाजन को राष्ट्रवादी आंदोलन की द्वितीय चरण की शुरुआत के रूप में माना जाता है। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था कर्जन के द्वारा, उसको राष्ट्रवादी आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत के रूप में माना जाता है। अगर देखें कि बंगाल विभाजन कैसे था, बंगाल उस समय बंगाल सबसे बड़ा था। और बंगाल को अगर देखें तो बंगाल से असम, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बाद में बना 1971 में, जानते हैं। और बंगाल से बिहार और प्लस उड़ीसा, यानी उड़ीसा और बिहार भी बंगाल के अंदर ही आता था। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, तो कौन कहाँ से संसाधन था, आप जानते हैं कि 60% अंग्रेज़ों को यहाँ से लाभ होता था बंगाल से। तो असम की बात करें तो 1874 में असम बना और वहाँ पे चाय की खेती होती थी और ब्रह्मपुत्र नदी का वहाँ पे आगमन है, जानते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान की अगर देखें तो 1947 जो कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय, तो उसमें जूट, ब्रह्मपुत्र नदी है और पद्मा नदी है और जूट का ज़्यादा उत्पादन होता है। और बिहार उड़ीसा की बात करें तो 1912 में, आप जानते ही हैं, जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय ऐसा हुआ था। अफ़ीम और खाद्यान्न इस उड़ीसा और बिहार में होता था। अफ़ीम और खाद्यान्न की बात होती थी। बिहार में अगर स्पेशली देखा जाए तो गंगा नदी का मैदान है जिससे खेती बहुत शानदार होती है। और उड़ीसा जो कि 1936 में अलग हुआ, वहाँ पे महानदी है, चावल की खेती होती है और खनिज संसाधन की भी उपलब्धता है। झारखंड की बात करें जो उड़ीसा से निकला और बिहार से निकला, तो झारखंड में सन 2000 में इसका शिलान्यास रखा गया। स्वर्णरेखा नदी और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सब ये बंगाल के अंदर ये सारा दृश्य देख रहे हैं, ये सब बंगाल के अंदर ही था। फाइनली 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा वीडियो आपका कि कैसे कैसे हुआ। बाकी जो वन लाइनर है वो तो करेंगे ही करेंगे इसके अंदर, और वन लाइनर के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है ना। 1829 से 1905 के बीच, 1829 से 1905 के बीच कुछ घटनाओं का क्रम देखा जाए। 1829 से 1905, ये ड्यूरेशन देख रहे हैं कितना लंबा है। 1829 में भारत परिषद अधिनियम से भारतीयों को निराशा हाथ लगी। भारत परिषद अधिनियम में भारतीयों को निराशा हाथ लगी, यानी कि 1829 में जो भारत परिषद अधिनियम बना वो हमारे मुताबिक नहीं था, हमारे फ़ायदे में नहीं था। देन क्या हुआ, 1896 से 1900 के बीच में पड़ने वाले भयानक अकाल ने सत्ता के उदासीनता की पोल खोल दी। उदासीनता मतलब कितने लिबरल हैं हमारे लिए, उसकी पोल खुल गई, क्योंकि 90 लाख लोग मारे गए। कब की बात है ये, 90 लाख लोग मारे गए। ये बात है 1896 से 1900 अकाल पड़ा था। बंगाल और दक्षिण भारत में अकाल, बंगाल और दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में भी अकाल था, बंगाल में भी अकाल था। महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया था। 1899 में देखें तो
कलकत्ता नगर निगम यानी कि 1899 में बन चुका था। जनता द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया। जो प्रतिनिधि के तौर पे आए उन लोगों को कम कर दिया गया, उनकी संख्या को। 1903 में देखेंगे तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जबकि उस समय अकाल का समय चल रहा था और ये लोग दिल्ली दरबार में ऐसे कर रहे थे। 1904 में देखें इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया गया, जिसपे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1900 मतलब इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब बना, जिसपे प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बात करी गई, 1904। और लाल बाल पाल जैसे विचारधारा का उदय हुआ। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। 1899 में चापेकर बंधुओं ने प्ले कमिश्नर रैंड एमहर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। तो चापेकर बंधुओं ने प्ले कमिश्नर रैंड एमहर्स की हत्या कर दी। कब किया? 1899 में। और तिब्बत मिशन की बात करें तो 18 जून 1905 कराची क्रॉनिकल में छपे लेख तिब्बत मिशन। कब? 18 जून 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है और 18 जून को ये तिब्बत मिशन भी चल रहा है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम का लाया जाना। 1904। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव इत्यादि सब ये शुरू हो गया इसी समय में। जानते ही हैं तिलक जी ने ये सब डेवलप किया यूनाइट करने को, कि हम सब जब यूनाइट होंगे तभी तो आगे कर पाएंगे कुछ। आइए अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अभी तो हमने ओवरव्यू देखा। बंगाल की जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। उस समय की बात हो रही है, जो पूरा फ्रांस उस समय जितना था, उस समय बंगाल की संख्या ज़्यादा थी। 7.85 करोड़ थी 1901 की जनगणना के अनुसार। 1/3 जनसंख्या, मतलब पूरे भारत की 1/3 जनसंख्या वहीं पे निवास करती थी, बंगाल में। और अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन जनसंख्या, प्रशासनिक सुविधा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर विभाजन के कारण मतलब बोल रहे हैं कि बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं, तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा है। प्रशासनिक सुविधा में गड़बड़ी हो रही है, मतलब उनको लचर व्यवस्था लग रही है। और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहाँ पे नियुक्ति किया गया। तो विभाजन के कारण उन्होंने बताया कि जनसंख्या और प्रशासनिक सुविधा है। जबकि प्रशासनिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए, विभाजन का कारण जो बताया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि तत्कालिक सचिव रिजले थे उसमें। तत्कालिक सचिव रिजले द्वारा एक पत्र लिखा गया कि 1903 में कर्जन को लिखा। एक पत्र रिजले ने किसको लिखा? 1903 में कर्जन को लिखा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रिजले लिख रहा है। रिजले कौन है? वहाँ का तत्कालिक सचिव है। फिर कर्जन वायसराय था, तो इसने फिर 1905 में डिवाइड करने की सोची। और राष्ट्रवाद तर्क अगर देखा तो विभाजन का आधार प्रशासनिक न होकर राजनीतिक और धार्मिक था। यानी कि जो हमारे राष्ट्रवादी तर्क कहते हैं कि वो जो बंगाल का विभाजन हुआ वो प्रशासनिक नहीं था, वो राजनीतिक और धार्मिक था। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए उन्होंने विभाजन धार्मिक और भाषाई आधार पर किया। उद्देश्य उनका राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था। बात सही है। और भंग कर देना चाहिए, ये इसमें जब रिजले की बात कर रहा था। राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रवादी नेता लोग निकले। और डिवाइड एंड रूल का उन लोगों ने पालन किया। इतिहासकार की बात करें तो राष्ट्रवादी तर्क से सहमत है। इतिहासकार राष्ट्रवादी तर्क से सहमत है। उद्देश्य फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों का उद्देश्य है। अगर देखा जाए और थोड़ा सा डिटेल में, तो पहली बार विभाजन का प्रस्ताव कर्जन द्वारा 1903 में तत्कालिक
भारत सचिव रिजले, तत्कालिक भारत सचिव रिजले के समय में लाया गया था, परंतु प्रस्ताव पारित न हो सका। दूसरी बार विभाजन का प्रस्ताव 1905 में तत्कालिक भारत सचिव ब्रोड्रिक के समय में लाया गया, जो कि 19 जुलाई या 20 जुलाई कह सकते हैं, 19 या 20 जुलाई 1905 को संसद में रखा गया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। यह विभाजन ब्रोड्रिक के समय में 19 जुलाई या 20 जुलाई को संसद में रखा गया, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। अगर देखें विभाजन के वक्त कौन कौन किस किस पद पे थे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वायसराय कर्जन था उस समय, और भारत सचिव जॉन बोड्रिक थे। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे हेनरी कॉटन थे। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं एओ ह्यूम, 21 साल के लिए सचिव बनाए गए थे ना, 1885 से लेके आई थिंक 15 जो भी हो, 1885 से लेके 21 साल तक उन्होंने सचिव पद पे रहे एओ ह्यूम। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जो उस समय हेनरी कॉटन, ये भी अंग्रेज है, ये भी अंग्रेज है, ये भी अंग्रेज है, सारे अंग्रेज मिलके और बंगाल विभाजन को लागू कर दिए, सर्वसम्मति से इसको पास कर दिए। सर्वसम्मति से पास तो तभी हो पाया ना। तो वायसराय कर्जन था, भारत सचिव जॉन बोड्रिक थे, कांग्रेस अध्यक्ष हेनरी कॉटन थे, गृह सचिव रिजले, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो लीथ फ्रेजर। अगर देखें प्रथम विभाजन की बात करें तो प्रथम बार प्रस्ताव 1903 में आया था। विभाजन का प्रस्ताव 19 जुलाई और प्रस्ताव पारित हो गया 20 जुलाई को, और लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। जब लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया, रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया, गंगा स्नान किया गया लोगों के द्वारा, और काली पूजा की गई लोगों के द्वारा, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो गई, मैत्री दिवस मनाने लगे। ये सब के सब एकता का प्रदर्शन है कि सब एकता के रूप में बने रहेंगे और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। और फिर वही 1912 में हुआ, जानते हैं। तो देन उसमें हम लोग का क्या रहा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905 में, विभाजन रद्द की बात हुई 1911 में अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर। अब अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन किस समय रद्द हुआ और कौन सी समिति थी, तो उस समिति का नाम था अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे, और इन्होंने रद्द किया, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि 1912 में स्थानांतरित किया गया। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से, यानी बिहार और उड़ीसा एक ही में था, इसको अलग कर दिया गया 1912 में। देन फिर 1936 में उड़ीसा और बिहार सेपरेट हो गया। फिर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे, आइए थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, बस सुनते रहना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन इस नोटबुक में हैं। राजधानी कलकत्ता की बात करें तो उस समय पश्चिमी प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयूज फ्रेजर। 14-15-80 वर्ग किलोमीटर है यार, क्या लिख रहे हैं डिटेल, यानी 1,41,580 वर्ग किलोमीटर का था। बिहार, उड़ीसा और शेष बंगाल। आबादी थी 5.4 करोड़, उसमें हिंदू थे 4.2 करोड़, मुसलमान थे 90 लाख। सोचिए कैसे कैसे अंग्रेजों ने डिवाइड किया। भाषाई आधार पर देखे तो 4.5 करोड़ की जो आबादी थी, उसमें 3.7 करोड़ हिंदी और उड़िया बोलते थे, और 1.7 करोड़ बांग्ला बोलते थे। पूर्वी की बात करें, ये पश्चिमी प्रांत था, ये पश्चिमी प्रांत की बात हो रही थी। और पूर्वी प्रांत की बात करें तो राजधानी ढाका बनाया गया, और
उस क्षेत्र से इसका कम था, यानी कि 1,06,000, 1,06,540। पूर्वी बंगाल प्लस में असम, इसमें पूर्वी बंगाल प्लस में असम था, और इसमें कौन कौन था? बिहार, उड़ीसा और शेष बंगाल था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड था। ये पूर्वी प्रांत की बात हो रही है, पूर्वी प्रांत में ब्रूमफील्ड था। पश्चिमी प्रांत तो आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल है आज का हमारा पश्चिमी प्रांत, और ये पूर्वी प्रांत चला गया, मतलब बांग्लादेश बन गया। आबादी इसकी देखें तो इसकी आबादी कम थी, 3.1 करोड़ थी। इसमें हिंदू 1.2 करोड़ थे, और यहाँ पे मुसलमान की संख्या ज़्यादा थी, 1.8 करोड़ की थी। भाषा के रूप में देखें तो बांग्ला और असमिया बोलते थे यहाँ पे। और बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया? तो बंगाल विभाजन का समर्थन में देखा तो ढाका के नवाब, उसमें थे सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। पूर्वी बंगाल के मुसलमान थे, पूर्वी बंगाल के मुसलमान भी थे, इन्होंने सपोर्ट किया और बंगाल विभाजन का समर्थन हो गया। विभाजन का विरोध अगर देखें तो विरोध किसने किसने किया? पश्चिमी बंगाल के हिंदू, लाला लाजपत राय, मतलब पश्चिमी बंगाल में जितने हिंदू लोग थे वो लोग विरोध किए, और लाला लाजपत राय ने विरोध किया, बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया, विपिन चंद्र पाल ने विरोध किया। फिर ये उग्रवादी हो गए, आगे चल के उग्र राष्ट्रवादी हो गए। पृथ्वीराज चंद्र ने किया, कृष्ण कुमार मित्र ने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। ये लोग विभाजन का विरोध कर रहे थे, जबकि सपोर्ट में कौन था? बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खां, समीमुल्लाह खां, पूर्वी बंगाल के मुसलमान थे। देन क्या हुआ? विभाजन का विरोध करने के बाद विभाजन का विरोध करने के बाद वाली पत्रिका में कौन कौन थे? संजीवनी एक पत्रिका थी जो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। ये कृष्ण कुमार वही है जो बिहार के पहले सीएम बने। तो कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी पत्रिका निकाले थे। और बंगाली एक पत्रिका थी, हितवादी पत्रिका थी। बंगाल विभाजन को बंगाल के राष्ट्र पर प्रहार बताया गया था, यानी बंगाल विभाजन को बंगाल के राष्ट्र पर प्रहार के रूप में दिखाया गया। किसमें? बंगाली पत्रिका में और हितवादी पत्रिका में। संजीवनी पत्रिका जो निकालते थे वो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। ब्रूमफील्ड की बात करें अगर, तो ब्रूमफील्ड जो हिंदू और मुस्लिम हमारी दो पत्नियां हैं, ब्रूमफील्ड का कथन है कि हिंदू और मुस्लिम हमारी दो पत्नियां हैं, जिसमें से मुस्लिम मेरी प्रिय पत्नी है। सोचिए किस नज़र से इस पे धावा बोल रहे हैं। तो ये ब्रूमफील्ड बोलता है कि हिंदू मुस्लिम हमारी दो पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम हमारी प्रिय पत्नी है। गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं विभाजन हमारे जले पर नमक के समान है, हमारे जले पर नमक के समान है। करजन की तुलना और औरंगजेब से करते हैं, करजन की तुलना और औरंगजेब से कर देते हैं। और बोलते हैं निर्मम भूल है, ये गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं। गांधी जी बोलते हैं भारत का तात्कालिक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। भारत का तात्कालिक जागरण जो हुआ बंगाल विभाजन के बाद हुआ। लोगों में आक्रोश हुआ, फिर ये राष्ट्रवाद के तौर पे मुड़े और फिर आगे बढ़ते गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान गिरा है। जले पे नमक कौन बोल रहे हैं? जले पे नमक के समान गोपाल कृष्ण गोखले। निर्मम भूल गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की तुलना औरंगजेब से कर दिए गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी बोलते हैं कि जो जागरण हुआ बंगाल के तत्कालिक जागरण वो बंगाल विभाजन के कारण हुआ, के बाद हुआ। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र के समान है। विभाजन समय लोकप्रिय जो नारा था हमार सोनार बंगला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और वंदे मातरम का गायन हो रहा था हमार सोनार बंगला का। और ये हमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया है। तो ये सब इसके फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियोज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बस, लेकिन ये है कि इससे रिलेटेड अब ये कर लेते हैं कंप्लीट जब स्वदेशी आंदोलन वगैरह की
बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1905 में जब बनारस में हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन 1905 में बनारस में हो रहा था, उसके जी.के. गोखले यानी क्या है, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। 1905 में बनारस में हो रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। बंगाल बंग भंग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया, 2 प्रस्ताव रखा गया। इसी में स्वशासन की बात की गई 1905 में। 1905 में स्वशासन की बात करी गई गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में। कांग्रेस अधिवेशन जब 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी बने। राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी आंदोलन चलाए, राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी आंदोलन चलाए थे दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906, और स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया। अब देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे, स्वराज है और स्वशासन है। तो स्वराज को स्वराज कर लीजिए, स्वराज, स्वराज। 1906 में स्वराज की बात हुई, 1905 में स्वशासन की बात हुई, है ना। स्वराज, स्वराज 1906 स्वराज दादा भाई नौरोजी, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, और उसमें स्वशासन की बात हो रही थी। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा, स्वराज 1906 में, स्वशासन 1905 में। देन स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1906 में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा, यानी स्वदेश में निर्मित वस्तुएं हैं उसको बढ़ावा दिया जाए। लोकल वोकल है, लोकल वोकल मोदी जी का है ना, लोकल वोकल। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू किया गया यह स्वदेशी आंदोलन, यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1905 1900 जब, इसी को तो शुरुआत बोलेंगे ना, पहले दशक में हुआ। ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा लिया गया बंगाल विभाजन के फैसले का प्रत्यक्ष परिणाम था। यानी जब स्वदेशी की बात करें, स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा लिया गया बंगाल विभाजन के फैसले का प्रत्यक्ष परिणाम था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखें तो बंगाल विभाजन के पश्चात हुई। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद हुई। ओके, या बहिष्कार आंदोलन की बात करें तो बहिष्कार आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या है कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें, अपने स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का साकार करें। और कार्यक्रम का क्या चलाया गया, ब्रिटिश वस्तुएं सरकारी संस्थान और त्रुटिपूर्ण न्याय प्रणाली ETC का बहिष्कार करना है। तो क्या क्या बहिष्कार करना है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है, हाँ। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना है, हाँ। इसका मतलब अपने लिए शिक्षण संस्था ओपन करना पड़ेगा। और त्रुटिपूर्ण न्याय प्रणाली को बहिष्कार करना पड़ेगा, हाँ, इत्यादि को बहिष्कार करना है। स्वदेशी संस्था की स्थापना करना है, स्वदेशी संस्थान की स्थापना करना है, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना है और देशी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना है, ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, क्या बहिष्कार करना है और क्या डेवलप करना है। देन अगर बात करें कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में क्या हुआ, तो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में, कहाँ पे, कलकत्ता टाउन हॉल में एक सभा बुलाई गई जिसमें 50 से 75 हज़ार लोगों की भीड़ जमा हो गई। अध्यक्षता कासिम बाजार के राजा मविंद्र चंद्र नंदी, किसने अध्यक्षता करी, राजा मविंद्र चंद्र नंदी ने की थी अध्यक्षता, जब टाउन हॉल में बुलाया गया था 7 अगस्त 1905 में। देन आगे क्या हुआ, बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा रखा गया। यानी बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा, कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है। प्रस्ताव का पहला समर्थन सिस्टर निवेदिता ने की थी। प्रस्ताव जानते हैं, जब प्रस्ताव रखा जाता है तो समर्थन पास किया जाता है, जैसे कि आज हम लोकसभा राज्यसभा में देखते हैं। तो प्रस्ताव का पहला समर्थन सिस्टर निवेदिता ने की थी। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग गौ हत्या के समान है,
ये कितना खतरनाक वर्ड लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है मतलब वो गौ हत्या के जितना पाप कर रहा है। ठीक है। एस एन बनर्जी के ने विरोध के तौर पर कलकत्ता में एक फेडरेशन हॉल की स्थापना करी। फेडरेशन हॉल कहाँ पे स्टार्ट किया? कलकत्ता में। किसने? एस एन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंदोलन का विस्तार अगर देखें तो बंगाल में जो विस्तार हुआ वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, पंजाब में अजीत सिंह प्लस में लाला लाजपत राय ने किया था, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव ने। ये सब आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं लोग। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई प्लस में सुब्रमण्यम शिवा, इन्होंने आंदोलन का विस्तार किया अलग अलग जगहों पे। इनमें प्रस्ताव क्या रखा गया था? तो प्रस्ताव था कि शिक्षा को बढ़ावा देंगे, है ना। प्रस्ताव था कि शिक्षा को बढ़ावा देंगे और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन करेंगे। यानी 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1906 में, है ना इंपॉर्टेंट। इसके प्रथम अध्यक्ष बने सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। सतीश चंद्र मुखोपाध्याय किसके अध्यक्ष बने? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के। और आज देखिए शिक्षा का क्या हाल है यूपी में। 5,000 27,000 कितने हजार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्या मतलब बुरा परिणाम आने वाला है इसका, जानते ही। बंगाल नेशनल कर्जन की स्थापना। बंगाल नेशनल कर्जन की स्थापना कॉलेज है, कॉलेज, सॉरी कर्जन कॉलेज है। लिखा है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इसी दौरान प्रथम आचार्य बने अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जिन्होंने आई थिंक ओरिविडो आश्रम बनाया है पुदुचेरी में। बंगाल टेक्निकल इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। 1902 में डॉन सोसाइटी बनी। डॉन सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? डॉन। गलती हो गई, माफ़ कीजिए। मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट, मॉडर्न होगी, मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट होना चाहिए। भारतीय प्राच्य कला संस्थान बना 1907 में। बंगाल केमिकल फैक्ट्री बनी। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। और बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। ये सब मतलब लोकल लेवल पे डेवलप हो रहे हैं ताकि हम अपने स्वदेशी को बढ़ावा दें। यह आंदोलन 1908 तक चला और तिलक जी की गिरफ्तारी हो गई। उनकी गिरफ्तारी के साथ आंदोलन खत्म हो गया। 1908 तक चला। 1905, 6, 7 विरोध, देख रहे हैं कितना क्रांतिकारी दौर चल रहा है जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय से लेके। इसी आंदोलन के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत चला। इसी आंदोलन के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत बना। निष्क्रिय प्रतिरोध जिसमें सरकार के साथ सहयोग न करना। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब सरकार के साथ सहयोग न करना। तो क्या क्या हुआ कि इसी आंदोलन के दौरान निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत हुआ। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब सरकार के साथ सहयोग नहीं करना। अरविंदो घोष ने किया था निष्क्रिय प्रतिरोध। तो इम्पोर्टेंट आ जाएगा कि निष्क्रिय प्रतिरोध किसने स्टार्ट किया? तो अरविंदो घोष ने की। ठीक है। तो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरत विभाजन और इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके आगे और भी बहुत सारे हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग बस एक बार देखिए, सुनिए, समझिए, काम करते रहिए, कान में लीड लगाइए और सुनते रहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, सारे एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। तो इतना तक रहने देते हैं, आगे सूरत अधिवेशन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।